एंड यू नो टेस्ट है मंडे को, पता है ना। और जो मोशन की वर्कशीट्स है वो भी मंडे तक करके लानी है। सर ऊपर ठोस सा। क्या चीज बेटा? सर ऊपर खुद ही करेगा। अच्छा जी बच्चों, बच्चों इसका आंसर करो सर शाबाश। आपने कहा था आप मिड टर्म के लिए पेपर भेजेंगे। बिल्कुल भेजूंगा, अभी तक भेज नहीं सका, 4 बजे तक मुझे भेजना चाहिए था। मैं अभी मेरी क्लासें खत्म हो रही हैं तकरीबन 8:15 तक। मैं 8:15 पे पहला काम ये करूंगा कि आपको पेपर भेज दूंगा, लेकिन साथ एक काम और भी करूंगा। वो पेपर मैं खुद भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, वीडियो बना दूंगा उसके। इधर ओके आ जाओ, सर। आगे आ जाओ। ये बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, फोर्सेस के होते हैं कोई 7-8 चैप्टर्स, ये उन सब के वर्कशीट है। हाँ हाँ, ये एक है। ये सारे फोर्सेस के सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ वक्त को भी दो। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ग्रेड होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। ग्रेड एंड प्रैक्टिस हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन करोगे तो ग्रेड आएगा। अच्छा, अब जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का जरा आंसर करो जल्दी जल्दी। ये फोर्सेस है, ठीक है। इसमें फोर्सेस के सारे चैप्टर्स के सवाल हैं। अच्छा बच्चों, एन एरोप्लेन इज हाफ वे along a runway before it takes off. The arrow shows। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चन करने का अगर आपको मजा आ जाए तो फिर वर्कशीट खत्म होने में पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, एक बार करना अगर शुरू हो जाओ तो होते जाते हैं होते जाते हैं। हाँ हाँ, ये इसी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 है। नहीं, मंडे तक करनी है तैयारी, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगी ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट। इट्स जस्ट अ वीकली टेस्ट। फर्ज करें आपके गंदे नंबर आ भी गए तो रीटेस्ट कर लेंगे ना, क्या मसला है। अच्छा, an aeroplane is halfway along a runway before it takes off. The arrow shows। बच्चों बस कर दो। The arrow show the direction of four forces acting on the aeroplane। ये फोर फोर्सेस हैं जो एरोप्लेन पे एक्ट कर रही हैं। अच्छा, द ड्रैग फोर्सेस ऑन द एरोप्लेन आर निग्लिजिबल, यानी कि कोई और रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन। द एक्सलेरेशन ऑफ द एरोप्लेन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द लार्जेस्ट फोर्स? एक बात समझ लो, एक्सलेरेशन जो है, अब पहले सारी बात को समझो। लिफ्ट एक्टिंग ऑन द विंग, फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, वेट ऑफ द एरोप्लेन, और थ्रस्ट फ्रॉम द जेट इंजन। अच्छा, उसने ये भी कहा हुआ है कि ड्रैग फोर्सेस कोई नहीं है, ठीक है। अब ये अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बड़ी टेक्निकल नॉलेज जरूरत है। अब मेरी बात केयरफुली सुननी है। पहले मुझे आप ये बताएं, कहीं पे एरोप्लेन का मैस गिवन है या नहीं गिवन? नहीं गिवन, नहीं गिवन। मुझे बताएं, थैंक यू। मुझे बताएं मोशन की डायरेक्शन में इंजन के थ्रस्ट के अलावा। बेटा मैं ग्रुप में कर चुका हूं शेयर, दोबारा कर दूं? अच्छा मुझे बताएं, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सिर्फ जिसका अच्छा कॉन्सेप्ट है वही बच्चा कर सकता है। हाँ बेटा, मोशन वाली भी कर दूंगा। ये फोर्सेस वाली तो कर दी है शेयर ना, दोबारा कर देता हूं। अच्छा जी, एक बार जरा खुद ट्राई तो करो ना, देखते हैं आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते बच्चों। सर बीजे इसका आंसर ए लग ठीक है, आपका ए लग रहा है। बेटा आपको क्या आंसर लग रहा है खुशबख्त? आपको सी लग रहा है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वैसे मैं पहले आंसर बता दूं। जी सर। सर ए लग रहा है। जो बच्चा डी आंसर कर रहा है वो बड़ा अक्लमंद बच्चा है। मुझे भी डी लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब सोचते हैं, अब सोचते हैं। मुझे बताओ, एरोप्लेन के मोशन की डायरेक्शन में थ्रस्ट फ्रॉम द इंजन के अलावा कोई और फोर्स है या नहीं है? नहीं है ना। सबसे पहले हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस फोर्स को कह देते हैं टी। टी इज द थ्रस्ट फ्रॉम द इंजन। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट फोर्स होगी, क्यों? क्योंकि अगर एक्सलेरेशन की डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है तो वो रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी। तो टी इज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। टी थ्रस्ट है इंजन का, ए है 2, तो m इंटू 2, तो ये बन गई 2m। दोबारा बताऊं या आ गई समझ? आ गई समझ। बेटा जी आके जरा वर्कशीट ले लो, जल्दी आ जाओ, ये फोर्सेस के सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा, 2m, ये वर्कशीट डेली लेके आनी है। ये हम सारे वर्कशीट, इसमें मोमेंट इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है, कोई 7-8 चैप्टर्स हैं। तो इसकी मोटाई से परेशान नहीं होना क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब T इक्वल हो गया एम ए के, तो 2m हो गया। अब आगे आते हैं, वेट क्या होगा? mg होगा ना। वेट क्या होगा? mg, तो मुझे लगता है वो फिर हो जाएगा 10m। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? वेट हो जाएगा यस सर। यस। यहाँ पे हो जाएगा 10m। अब बात ये है कि ऊपर वाली दो फोर्सेस कैसे मिलेंगी। अब मेरी बात केयरफुली सुननी है।
ऊपर वाली दो फोर्सेस कंबाइंड वेट के इक्वल हैं। हम इज्यूम कर लेते हैं कि वो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। फर्ज करें मैं इसको एक्स कह देता हूं, इसको वाई कह देता हूं। फर्ज करें एक्स और वाई आपस में इक्वल है, तो मैं दोनों को एक्स वाई कहने की जगह एक्स एक्स कह देता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स और एक्स मिला के कितना हो जाएगा? 2x 10m। क्यों? फोर्सेज आर बैलेंस्ड। वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेज आर इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेज। एक और बात सुन लो, एक्स वाली फोर्स वेट से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दो एक्स मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, एक्स वाली फोर्स वेट से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि दो एक्स मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। समझ आ गई बात? एक्स की दो फोर्सेस वेट को बैलेंस कर रही है, तो एक्स की एक फोर्स वेट से बड़ी हो सकती है? नहीं ना। तो तो सबसे सर x हमारे पास 5m के बराबर है। 5 हो सकता है। कम से कम ये बात है कि एक्स वेट से तो कम है। बात आ गई समझ? अब वेट यस का सर। और टी का क्या कंपैरिजन हुआ? टी भी वेट से कम है, तो सबसे बड़ी फोर्स फिर कौन सी हो गई? वेट। तो फिर आंसर डी होगा। आ गई समझ? दोबारा बताऊं या ठीक है? ठीक है। हाँ, तो एक 5 हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अच्छा बात सुनो, एक्स जो है वो 5 होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। क्यों? मुझे क्या पता दोनों इक्वल है या नहीं है। इतना मुझे पता है कि दोनों जो है 10 से कम है। हाँ 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 हाँ, मतलब दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इतना तो हमें पता है ना कि दोनों मिलके वेट को बैलेंस कर रहे हैं, तो दोनों वेट से तो कम से कम है। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ बेटा, बस कर दो ना। कुछ वक्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बोलो नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। A coin falls through the air from rest and eventually reaches a constant speed. Two forces P and Q act on the coin. A coin is falling, two forces are acting on the coin. The forces are P and Q. So, what is the question? What happens to the forces P and to the resultant force acting on the coin before it reaches constant speed? वो कह रहे हैं जब कांस्टेंट स्पीड पे पहुंचेंगे तो इन फोर्सेस को क्या होगा। अब थोड़ी सी बात सुननी है। क्यू है वेट, क्यू को वेट लेबल कर दो। हाँ, पी एयर रेजिस्टेंस से पहले क्यू का कर लेते हैं ना। मुझे बताओ जो वेट होता है वो कभी कम ज्यादा होता है? नहीं, तो वेट का नहीं। वैसे उसने पूछा हुआ भी नहीं है। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। जब कोई चीज गिरती है तो उसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, आखिर में किसके इक्वल हो जाती है? वेट के। तो पी एयर रेजिस्टेंस है। इंक्रीज। हाँ, सर पी डिक्रीज होगा। नहीं बेटा, अगर वो कॉइन तेज हो रहा है स्लो हो रहा है? कॉइन तेज हो रहा है, एयर कांस्टेंट स्पीड। नहीं, कांस्टेंट स्पीड से पहले की बात है। वो कह रहे स्पीड, वो कह रहे कांस्टेंट स्पीड अचीव करने से पहले का बताओ। बाद ओके। का बताएंगे फिर तो कांस्टेंट होगा। एयर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट स्पीड जब अचीव हो जाएगी उसके बाद तो वेट के इक्वल हो जाएगी ना, उससे पहले की बात हो रही है। एक सेकेंड, आप मुझे बताएं यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है या आफ्टर लिखा हुआ है? बिफोर। फोर। तो ये कांस्टेंट स्पीड से पहले की बात पूछ रहा है या बाद की बात पूछ रहा है? ये कांस्टेंट स्पीड से पहले। पहले। तो बेटा अभी सैटरडे संडे पड़ा हुआ है ना, तो आप टेस्ट प्रिपेयर कर लें। तो मैंने उस वर्कशीट्स के वीडियो सोल्यूशन भेजे हुए ना, तो आप बैठ के उसको सॉल्व करो ना। सर किस चीज का टेस्ट? इसका तरीकाकार ये होता है कि आप पहले ना वीडियो पहले ना देखो, पहले आप क्वेश्चन करो। आपसे हो गया ठीक है, वरना फिर वीडियो देखो, फिर वीडियो देखने के बाद वही क्वेश्चन दोबारा करो। ठीक है, जब आप इतने सारे क्वेश्चन वीडियो देख देख के करेंगे फिर आपकी फिजिक्स की एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगी। अच्छा ये भी होता है, आपको एक सब्जेक्ट नहीं आता ना, तो सब्जेक्ट का कभी कभी आपका एप्टीट्यूड मिसिंग होता है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस देखते हैं तो आपको फिर ना उस सब्जेक्ट की समझ आने लगती है कि अच्छा ये इस तरह वर्क करता है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस और वेट, तो फोर्स पी है, एयर रेजिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब इंक्रीज। मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन आपके हिसाब से क्या बनेगी? मेरे हिसाब से तो बनेगी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, क्यू माइनस पी। नहीं नहीं, फोर्सेस की फॉर्म में मुझे लगता है ये बनेगा वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। क्या कहते हो? वेट यस माइनस सर। एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस, फिर सर ये डिक्रीज होगी। हाँ, एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी या कम होती जाएगी? कम होगी। जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी। तो इंक्रीजेस डिक्रीजेस, कौन सा आंसर हो गया? कम होती जाएगी सर सी। डिक्रीज। सी आंसर। सी। गुड हो गया? आ गया समझ के? सी आंसर है बेटा। देखो, जो वेट होता है ना वो होता है कांस्टेंट, जो हवा की रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है। जितना हवा की रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी
उतना रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी। तो पहली बात यह है कि P वाली फोर्स है एयर रेजिस्टेंस और Q वाली फोर्स है वेट। ये कहानी समझ आ गई? अब Q हो गया वेट, P हो गया एयर रेजिस्टेंस। जब ये कॉइन नीचे फॉल करेगा तो वेट तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन उसने वो पूछा हुआ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से ये दो ऑप्शन हो गए। डन। उस तरफ आते हैं, रिजल्टेंट सर फोर्स को क्या होगा? सर रिजल्टेंट कौन फोर्स की, मेरा सिर्फ एक सेकेंड, रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी F इज इक्वल टू, Q है फॉरवर्ड और P है बैकवर्ड। P जब बढ़ेगी, अब जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है अगर वो बढ़ रही है तो आंसर क्या होगा? जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो बढ़ती जा रही है तो आंसर पे क्या इफेक्ट होगा? सोच के बताओ। देखिए ये यूं चलेगा, जैसे Q 10 था और P था शुरू में 0, फिर 10 और ये 1, 10 और ये 2, 10 और ये 5, टाइम के साथ साथ जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती जा रही है? 10, 9, 8, 5। अब आ गई समझ? वो कम होती जा रही है। हाँ बेटा, आप अपना क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। सर ये रेजिस्टेंस का सॉरी रिजल्टेंट का कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या ताल्लुक होता है? हाँ, कांस्टेंट स्पीड जब हो जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है। अच्छा ठीक है, थैंक लेकिन यू। उसने बिफोर पूछा हुआ है ना, उसने आफ्टर, अगर वो आफ्टर पूछता फिर 0 होता आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन अंडरस्टूड। नंबर 12 ट्राई करो जल्दी जल्दी। सर क्वेश्चन नंबर 12 का मेरा आंसर डी आ रहा है। सब लोग करो, देखते हैं। ट्रेंड में नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इधर तो नजर आ रहे हैं ना। उसके बाद मुझे ये बताओ, 11 के बाद तुम्हारे प्रिंटेड वर्कशीट में कौन सा आ रहा है? 13। अच्छा 12 मिस हो गया। ये 12 वाला क्वेश्चन मिसेंग है आपके पास? सबके पास है तो तुम्हारे पास भी होगा ना? है? तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर 12? पिछला तरफ पिछला पेज नजर आ रहा है? बॉटम पे देखो। आगे देखो, सबसे टॉप पे। अच्छा बात सुनो अब। सबसे टॉप पे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 करो ट्राई। सर सी। सी है? अच्छा अब मैं करूं? बच्चों बोर्ड पे, डी। a car of mass हाँ 1500 kg is towing a trailer of mass 1100 kg along a level road. The acceleration of the car is this much, ignoring friction and air resistance. What is the driving force on the car? वो कह रहे हैं आपको क्या लगता है कि ड्राइविंग फोर्स ऑन द कार क्या होगी? अच्छा, जब किसी चीज को खींचते हैं तो रस्से के साथ खींचते हैं ना, तो पहले तो पूरी सिचुएशन को समझ लो। मैं दो डब्बे बना दूंगा, ये एक डब्बा कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डब्बा समझने के लिए ना, एक डब्बा जो है रस्सा होगा ना बीच में, एक डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेलर को। अब इंजन तो सिर्फ कार में होता है, क्या ख्याल है? इंजन सिर्फ किस में होता है? कार में होता है। हाँ अच्छा अब मुझे ये बताओ, जरा सोच के बताना है, फ्रिक्शन और हवा की रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई फोर्स ऐसी है जो मोशन को अपोज करेगी? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इंजन फोर्स इन दोनों को खींचेगी या सिर्फ कार को खींचेगी? सोच के बताना। दोनों। अच्छा मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में मिस्टेक का एक ही चांस है। अगर कोई बंदा मैथ सिर्फ कार का ले लेगा तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। कार जो है वो दोनों को खींच रही है, कार का इंजन कार को भी खींच रहा है और ट्रेलर को भी खींच रहा है। यस और नो? कार का इंजन दोनों को खींच रहा है, यस। दैट इज द मेन पॉइंट। तो इस तरह चलेगा, लिखो F इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला सीखा हुआ है। इसमें F क्या होता है, फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स? इसमें F क्या होता है, फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। किस में, किस चीज में? देखें, जब एक कार किसी ट्रेलर को या किसी चीज को खींचती है तो कार का जो इंजन होता है, पहली बात सीख लो, कार का जो इंजन होता है वो सारी चीजों को खींचता है। फर्ज करें हम एक ट्रैक्टर के साथ या कार के साथ 5 चीजों को खींच रहे हैं, तो कार का जो इंजन है वो इन 5 चीजों को खींच रहे हैं, तो मैस उन सब चीजों का काउंट होगा। ठीक, तो कार जब ट्रेलर को खींचेगी तो मैस कार का भी काउंट होगा और ट्रेलर का भी काउंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्सलेरेशन और फोर्स का जो रिलेशन है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। उसमें F जो होती है वो होती है रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस बैकवर्ड फोर्सेस। लेकिन यहां पे सिर्फ फोर्स एक ही है, कौन सी बेटा? इंजन की फोर्स के अलावा, ड्राइविंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स है ही नहीं। गाड़ी का जो इंजन है वो दोनों नहीं। चीजों को खींच रहा है। तो अब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, बोर्ड पे देखो जरा। मैं कहूंगा गाड़ी की जो इंजन की फोर्स है वो ट्रेलर को भी खींच रही है और वो कार को भी खींच रही है। M हो जाएगा इन दोनों का और इनटू हो जाएगा A।
अब आपने इस क्वेश्चन में जो रूल सीखा है वो देख लो जरा। जब कोई ट्रैक्टर या कार या फर्ज करें कोई डाला शाला है वो किसी चीज को खींचता है, तो वो जितनी चीजों को खींचता है मैथ सबका काउंट होता है, ठीक है ना। तो अगर कार के पीछे आप 3-4 चीजें बांध दें तो उन सब का मैथ साथ काउंट होगा जब आप इक्वेशन लगाएंगे। समझ आ गई अब बात? मैथ दोनों का क्यों लिया है? क्योंकि कार ही दोनों को खींच रही है, इंजन दोनों को खींच रहा है। तो हमने फाइंड क्या करना है? इंजन की फोर्स, इंजन की कही हुई है ना। तो इंजन की फोर्स हो जाएगी, दोनों का मैथ बताओ कितना है अलग अलग। एक है 1500, दूसरे का कितना है 2100 और 1500 1100। और एक्सलेरेशन कितना दिया हुआ है? 1 1.30 तो ये आ जाएगा 2600 इंटू 1.3। इब्राहिम जरा आंसर बता दो। 3380 80। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा डी। अब ये स्कीना बेटा आपको इस क्वेश्चन में लर्निंग आउटकम क्या पता चला, जो मेन पॉइंट पता चला है वो क्या है? सर कि जब अगर कोई चीज़ किसी और के साथ कनेक्टेड हो उसका मास भी इंक्लूडेड होता है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कट करके। हाँ, अब मेरी अगली बात सुने। इस क्वेश्चन को गलत करने का एक ही चांस है बच्चों, इस क्वेश्चन के गलत होने का एक ही चांस है। क्या कोई बच्चा अगर ये करे कि सिर्फ कार का मैथ्स ले ले, जब आप पेपर में बैठे हैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कहेंगे अच्छा ये तो इंजन फोर्स कार की है ना, तो आप मे भी कार का मैथ्स ले लें, लेकिन आपने मैथ्स ओवरऑल लेना होता है, ठीक। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे, आप खुद एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार खुद ट्राई करो। आपका सी है। स्कीना बेटा आपका कौन सा है? सर मेरा भी सी है। आपका सी है। खुशबख्त दो ने सी किया तो बता दो सी। सर सी है। अच्छा, अब देखो, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट। कांस्टेंट हाइट का एक मतलब है वो ये है कि नो वर्टिकल मोशन। कांस्टेंट हाइट का क्या मतलब है बच्चों? बेटा ये बात पहले समझ लो। बेटा कांस्टेंट हाइट का मतलब है ऊपर नीचे नहीं हो रहा। कांस्टेंट हाइट का मतलब है ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो वर्टिकली फोर्सेस क्या हो जाएंगी? बैलेंस। तो गेनिंग स्पीड, गेनिंग स्पीड का क्या मतलब है? एक्सेलरेटिंग। अगर ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आगे की तरफ फोर्स बड़ी होगी या पीछे की तरफ? आगे की तरफ। तो टी वाली फोर्स आर वाली फोर्स से बड़ी होगी, बताओ क्यों? क्योंकि खुशबक टी वाली फोर्स आर वाली फोर्स से क्यों बड़ी होगी? क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं। जब किसी चीज की स्पीड तेज होती है तो आगे वाली फोर्स बड़ी होती है, जब किसी चीज की स्पीड स्लो होती है फिर पीछे वाली फोर्स बड़ी होती है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब क्या होता है? तब फोर्सेस, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब फोर्सेस क्या होती हैं? तो फिर आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स के इक्वल होती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज मैं पूछता हूं, मुझे बताते जाओ। बात सुनो एक सेकंड, इस ड्राइंग पे देखो, मैं पूछूंगा आप बताते जाएंगे। बेटा बेटा ड्राइंग पे देखो, मैं आपको सिचुएशन देता हूं, आप बताएंगे फोर्सेस का कंपैरिजन क्या है। अगर एरोप्लेन वर्टिकली अपवर्ड एक्सलेरेट कर रहा है, अगर एरोप्लेन वर्टिकली अपवर्ड एक्सलेरेट कर रहा है तो एल और डब्ल्यू को कंपेयर करो, एल विल बी बिगर। अगर एरोप्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सलेरेट कर रहा है फिर, अच्छा, अगर एरोप्लेन अपवर्ड जा रहे हैं लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ फिर, हाँ एल इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर एरोप्लेन अपवर्ड जा रहे हैं लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ तो एल इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर एरोप्लेन डाउनवर्ड जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ फिर एल इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर एरोप्लेन डाउनवर्ड एक्सलेरेट कर रहे हैं तो डब्ल्यू इज बिगर देन एल। अगर एरोप्लेन अपने डायरेक्शन में एक्सलेरेट कर रहे हैं तो टी बिगर, डिसलरेट कर रहे हैं तो आर बिगर, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्सलेरेट कर रहे हैं तो वर्टिकली उसका मोशन नहीं है, तो एल और डब्ल्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल। और बाकी टी बड़ा होगा क्योंकि वो एक्सलेरेट कर रहे हैं। हाँ, अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 आप ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। एयर रेजिस्टेंस मोशन के अगेंस्ट होती है, ठीक है। रॉकेट का थ्रस्ट उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करता है, और बाकी आप समझदार हैं, वेट तो हर बंदे को पता है कहां पे होता है। तो स्टार्ट वेट से कर लो, एलिमिनेट करना शुरू कर दो। वेट वेट तो अंधे को भी पता है कौन सा होगा, ठीक है। वेट का अगर आप लोग मुझे बताओ, हाँ वेट का क्या हो गया? वेट हो गया, और एयर R एस होनी चाहिए क्योंकि मोशन S होती है। अच्छा, हैं बड़े चालाक, उन दोनों में पकड़ा हुआ है हमें। थ्रस्ट कौन सा होगा? मोशन के अलोंग होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से नहीं बेटा, थ्रस्ट पी क्यों होगा? रॉकेट जब उड़ता है तो उसका थ्रस्ट मोशन की डायरेक्शन में होना चाहिए। Q
तो क्यू होना चाहिए। सर क्वेश्चन, थ्रस्ट फ्रिक्शन एक चीज होती है? क्या चीज बेटा? थ्रस्ट और फ्रिक्शन एक चीज होती है? नहीं होती बेटा एक चीज। बेटा थ्रस्ट क्या होता है? रॉकेट जो है ना, रॉकेट जब वो पीछे की तरफ ब्लास्ट मारता है तो उस ब्लास्ट की वजह से उसे फॉरवर्ड पुश मिलता है। जैसे जो रॉकेट्स होते हैं उनके अंदर धमाका होता है या उनके अंदर से गैस निकलती है, तो जब वो गैस इजेक्ट करते हैं तो उन पे एक फॉरवर्ड फोर्स लगती है। रॉकेट जब उड़ता है तो वो गैस इजेक्ट करता है ना, जब वो गैस इजेक्ट करता है तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है, फॉरवर्ड फोर्स लगती है। बेटा थ्रस्ट होता है उसके उसके फ्यूल की फोर्स। क्या होता है? उसके फ्यूल की फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। जी बेटा, एयर रेजिस्टेंस मोशन के अगेंस्ट होती है। ये रॉकेट का मोशन। आर तो क्लियरली पता है कि वेट है पता या नहीं है? मोशन के अगेंस्ट कौन सी फोर्स है? एस है ना, एयर रेजिस्टेंस। और रॉकेट जो ब्लास्ट निकालता है, गैस निकालता है, वो क्यू के अपोजिट होती है, तो क्यू उसका थ्रस्ट है। अच्छा अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग जल्दी से ट्राई करो। आंसर ए आ रहा है। ए आर है? हाँ जी स्कीना बेटा, आपका सी, क्या? सी सर 2। सर सी। अच्छा तो तुम्हारा क्यों ए आर है? Friction minus so big force से 30 आएगी, 30 common 15 0.5 मीटर। सर मैं सी आर है। अच्छा देखो, an object has a mass of 15 kg. It is pushed horizontally by a force of 40 Newton. The frictional force is 10 Newton. What is the acceleration of the object? 40 Newton आगे की तरफ, 10 न्यूटन पीछे की तरफ, और 15 उसका मास हो गया, और ए हमने फाइंड करना है। तो ए हो जाएगा 40 माइनस 10 ओवर 15, तो ए हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आई थिंक सी बन रहे हैं ना। वजह चाहिए F is equal to mx। हाँ, सर A is equal to एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इजी हो जाओ, डिस्कशन कर लेते हैं। F इज इक्वल टू एम ए लिखा, बताओ F कितना है? सर F 30 होगा 30। F 30 होगा, तो मैं भी यही कह रहा हूँ F 30 हो गया। M कितना हो गया? सर ठीक है, तो A फाइंड करना है ना, तो 30 और 15 कितना होता है? सर हमने 15 से 30 डिवाइड किया। बेटा फिर तो आपकी मौज है ना, अब आपका फिर मौज वाला सीन हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से करो। बी। बी हो गया। अच्छा अब मैं करूँ आंसर? सर बी। अच्छा जी, तो देखते हैं मिलके। मैं बताता हूँ, नहीं 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 रहेगा। अब सुनो, अब मैं बताता हूँ, अब केयरफुली सुनना है बेटा, बात सुनो, केयरफुली सुनना है। ये सवाल बड़ा मजे का है। एन इंजन पुल्स आर ट्रक एट कांस्टेंट स्पीड। अब ये बात याद रखो, ट्रक के अंदर कोई इंजन नहीं लगा हुआ, ट्रक के अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ऑन अ लेवल ट्रैक, द लिंक बिटवीन द ट्रक एंड द इंजन ब्रेक्स, द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द ट्रक एंड ऑन द इंजन? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अच्छी तरह आपने समझना है। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम करते हैं जी बिफोर ब्रेकिंग और आफ्टर ब्रेकिंग। क्या है? जब ब्रेक नहीं हुआ था, जब ब्रेक नहीं हुआ था, बिफोर ब्रेकिंग, ये बनाते जाओ बेशक पेज पे। बिफोर ब्रेकिंग ये ट्रक और ये इंजन, ठीक है। अब इंजन जो फोर्स लगा रहा था एफ, वो इसको भी खींच रही थी और वो इसको भी खींच रही थी, ऐसे ही है ना, ठीक है। यस सर। और दोनों पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी थी, और दोनों पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी थी। ये जो मैंने बैकवर्ड एरो बनाए, ये किसके बनाए हुए हैं? फ्रिक्शन पे। अच्छा अब बात यह है कि पहले ये जो एफ वाली फोर्स थी, या आप कह लें जो रिजल्टेंट फोर्स थी, पहले जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो एक्सरेशन कॉज कर रही थी m1 और m2 का मिला के इनटू एक्सरेशन। अब जब ये इंजन रह जाएगा अकेला, तो इंजन जब अकेला रह जाएगा, अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें,
पहले वो फोर्स खींच रही थी m1 और m2 को मिला के, अब वही फोर्स सिर्फ m1 को खींचेगी, तो अब एक्सलेरेशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? आपकी कॉमन हर सेंस। जगह पहले दो को खींच रही थी, अब सिर्फ वही फोर्स एक को खींच रही है, तो एक्सलेरेशन बढ़ जाएगा। और एक्सलेरेशन बढ़ने की दो वजह है, दो वजह, मैस का कम होना, और जो आपका था ना ट्रक, उसकी फ्रिक्शन भी खत्म हो गई। ट्रक वाली फ्रिक्शन तो अब नहीं है ना, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले थोड़ा डिफिकल्ट वाला, कि ओवरऑल फ्रिक्शन कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले जो फ्रिक्शन थी वो इंजन की भी थी और ट्रक की भी थी। अब जब ट्रक अलग हो गया तो फ्रिक्शन सिर्फ किसकी रह जाएगी? इंजन की। चले इसको यूं सोच लो, जब मैस कम हो जाएगा तो एक्सलेरेशन खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सलेरेशन पे क्या इफेक्ट होगा? सॉरी, इंजन पे क्या इफेक्ट होगा? इंजन जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे तो नहीं चलेगा, इंजन स्पीड अप होगा। क्योंकि इंजन इसलिए स्पीड अप होगा कि अब उसका कम मैस हो गया, तो वो फोर्स एक्सलेरेशन कॉज कर देगी। डन हो गया? ज्यादा एक्सप्लेन करूं या क्लियर ये बात? दूसरी बात, जो पीछे वाला पार्ट रह गया जिसको हम ट्रक कह रहे हैं, उसके ऊपर अब कोई इंजन की फोर्स तो है नहीं, तो उसके ऊपर कोई फोर्स है या सिरे से कोई फोर्स नहीं है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो है, तो अब फ्रिक्शन क्या काम करना शुरू कर देगी? तो उसके ऊपर फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं है ना, तो फ्रिक्शन उसको स्लो डाउन करना शुरू कर देगी, तो स्लो डाउन होगा। आ गई समझ? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। बेटा आपसे हो गया था? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो इमीडिएटली रुकेगा क्यों नहीं, स्लो डाउन क्यों करेगा? बेटा इमीडिएटली तो नहीं रुकता ना, आगे जाके रुकता है। आप मेरी बात सुने, अगर कभी जी, चलती गाड़ी का इंजन बंद कर दो, एक सेकंड, चलती गाड़ी का इंजन बंद कर दो, उधर ही रुकती है या आगे जाके रुकती है? आगे जाके रुकती है। या हमें कोई ऐसी गाड़ी है कि इंजन बंद किया और टक से रुक जाए? ईमान नहीं को सर। भी लगाओ तो आगे जाके रुकती है। सर से दीवार ही तो हाँ जी, तो मार दो दीवार में। अच्छा, तो मुझे बताओ कि कोई भी चीज है उस पर अगर आप फोर्स खत्म कर दें, या उसकी फ्रिक्शन जो है उसको एब्रप्टली रोकती है या आगे जाके रोकती है? तो स्लो, आगे जाके। स्लो डाउन होती है ना। फिर आगे समझ अब? जी जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो जल्दी से। वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, डायरेक्शन और स्पीड। वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, डायरेक्शन और स्पीड। सी। हाउ इज द मोशन ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस? बैलेंस फोर्सेस हो तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, अनबैलेंस फोर्सेस हो तो वेलोसिटी चेंज होती है। सी आंसर है। डन हो गया? सर सी हाँ, सी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आंसर करो। अच्छा, मैं एक रूल बता दूं, अगर पुल्ली पे फ्रिक्शन ना हो तो टेंशन दोनों साइड्स पे इक्वल होती है। अगर पुल्ली पे फ्रिक्शन ना हो तो रस्से के अंदर टेंशन सेम होती है। जैसे इस चीज को पुल्ली कहते हैं जो ऊपर लगी हुई है, ये क्या चीज होती है, इसको क्या कहते हैं? पुल्ली। अगर पुल्ली पे फ्रिक्शन ना हो तो रस्से की दोनों साइड्स में टेंशन सेम होती है। रोप है ना, रोप की दोनों साइड्स की टेंशन सेम होगी अगर पुल्ली फ्रिक्शनलेस हो। लिखना है तो लिख लो। मेरी बात समझ आ गई है? ए। सर अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लूं एक बार। सर अ पर्सन जस्ट स्पोर्ट का मतलब ये है कि उसने होल्ड किया हुआ है 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैस? तो वो कह रहे हैं ए। कि जस्ट होल्ड किया हुआ है, तो फिर तो फोर्स है ही नहीं। सर हाँ। अच्छा, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, पढ़ते हैं और करते हैं थोड़ा तेज। Figure 1.1 shows a lorry accelerating in a straight line along a horizontal road. The driving force on the lorry in the forward direction is D and total backward force on the lorry is B. अच्छा, आगे की तरफ फोर्स क्या है? D, और पीछे की तरफ फोर्स कितना है? B। अब पूछा हुआ क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर D एंड B इज लार्ज फोर्स। उसकी स्टेट ऑफ मोशन बताओ क्या है? स्टेट ऑफ मोशन यार, एक्सेलरेटिंग। ये क्या चीज, ये पूछ रहा हूँ, एक्सेलरेटिंग। ये पूछ रहा हूँ, ये इज एक्सलरेटिंग। ठीक है, इफ इट्स एक्सलरेटिंग तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ी या फ्रिक्शन बढ़ी? ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, उसने कहा स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट का मतलब होता है आंसर करो, एक्सप्लेन का मतलब होता है रीजन बताओ। ठीक है ना, तो आप कहेंगे डी इज ग्रेटर, डी इज ग्रेटर देन बी। अब इसकी रीजन बताएंगे ना। सिंस सिंस द लॉरी इज एक्सलरेटिंग और डीसेलरेटिंग? एक्सेलरेटिंग। Since the lorry is accelerating
so the forward force will be greater than, so the forward force will be greater than backward force. क्योंकि लॉरी क्योंकि ये एक्सलेरेट कर रही है तो इसकी जो आगे वाली फोर्स है वो पीछे वाली फोर्स से क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई कंफ्यूजन है? आ गई समझ चले। सर अगर कांस्टेंट स्पीड होती तो फिर उसके बाद इक्वल, हो जाता है। हाँ, अगर कांस्टेंट फोर्स स्पीड होती फिर इक्वल, अगर डिसेलरेट करता फिर बी बड़ा। सजेस्ट वन पॉसिबल कॉज ऑफ बैकवर्ड फोर्स। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी Friction? ठीक होगा, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी ठीक होगा, रोड फ्रिक्शन भी ठीक होगा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और रोड फ्रिक्शन दोनों ठीक होंगे। तो अगर फर्ज करें, अच्छा कोई एक चीज पूछी हुई और आप दो लिखते हैं, तो और करके अगर दोनों में से कोई एक ठीक है या दोनों ठीक है तो काम चल जाएगा, लेकिन कोई गलत हुआ तो नंबर कट जाएगा। तो लिखो कि एयर रेजिस्टेंस, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, और रोड फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस और रोड फ्रिक्शन। अच्छा, मैं अब एक चीज क्लियर कर दूं, ये हमने मंडे ऑनवर्ड इसके नोट्स भी आगे लिखने, लेकिन मैं वैसे एक बात बता देता हूं। स्पीड को बढ़ाने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, स्पीड को कम ज्यादा करने से रोड फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर देता हूं, एयर रेजिस्टेंस इज स्पीड डिपेंडेंट। आप तेज करेंगे स्लो करेंगे, हवा की रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई बात? तेज स्लो करने से हवा की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, लेकिन जो रोड की फ्रिक्शन होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। रोड फ्रिक्शन चलने के बाद, मोशन के बाद चेंज नहीं होती। बेटा क्लियर ये बात? रोड की जो फ्रिक्शन है वो मोशन डिपेंडेंट नहीं है, एक बार चल पड़े फिर कांस्टेंट। हवा की रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड। अच्छा, अब अगली चीज देखो, द वेट ऑफ द लॉरी इज 300,000, जी इज 10। ये तो सबका ठीक होगा, और कितना होगा? 30,000. अगला पार्ट, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लॉरी। ये तो सिंपल है ना, एम फाइंड करना है। 0.5. 15,000 न्यूटन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द लॉरी, ये आपने खुद करना है। वो कहता है रिजल्टेंट फोर्स, 0.5 meter per second. तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू ma. तो A इज इक्वल टू एफ ओवर एम ना। फिर तो अगर करेंगे A इज इक्वल टू एफ ओवर एम, तो फोर्स कितना है हमारे पास? 300,000 न्यूटन, और डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ये G से, जो कि सॉरी M से, जो कि है 15,000. बेटा सर ये हमारे आपका कौन पास सा calculator रिजल्टेंट है? फोर्स 15,000 नहीं लगानी चाहिए? क्यों बेटा? इसे इन्होंने लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स ऑन हाँ द हाँ लॉरी हाँ इज हाँ हाँ 15. हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने वेट पुट कर दिए। 15,000 है ना, 15,000 न्यूटन, और उसका जो अपना है मैस वो है 30,000। 0.5 बिल्कुल आपका ठीक आंसर है, मुबारक हो आपको। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्कीना बेटा कोई कंफ्यूजन है? आगे चले जाएं। नहीं, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेटर द लॉरी टर्न्स अ कॉर्नर एट कांस्टेंट स्पीड। अपना अपना आंसर लिखो। एक्सप्लेन व्हाई द लॉरी एक्सलेरेट्स इवन दो द स्पीड इज कांस्टेंट। वो कह रहे हैं अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर ये एक्सलेरेट क्यों कर रही है? जहरी सी बात है, एक्सलेरेशन कैन बी चेंज ऑफ स्पीड और चेंज ऑफ डायरेक्शन। एक्सलेरेशन कैन बी चेंज ऑफ स्पीड। एक्सलेरेशन क्या होता है? या तो स्पीड का चेंज या डायरेक्शन का चेंज। अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो तो डायरेक्शन का चेंज भी, बेटा डायरेक्शन का चेंज भी क्या होता है? एक्सलेरेशन। आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, मोशन का कोई भी चेंज एक्सलेरेशन होता है, चाहे वो स्पीड कम ज्यादा हो, चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज changing, that's why the lorry is Accelerating. accelerating. Acceleration can be change of speed or change of direction. तो डायरेक्शन का चेंज भी क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, फिगर 1.1 shows a ball as it comes into contact। ये एक बार खुद जरा जल्दी जल्दी ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट है।
ये क्वेश्चन आप करें और 2 मिनट के अंदर अंदर करना है, शाबाश। सर आप रिजल्टेंट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो सारा मोशन के साथ रिलेटेड है और मास के साथ वगैरह। हाँ, उसके हम जो नोट्स है ना वो मंडे को लिखेंगे। अच्छा, मंडे को ना बच्चों बात सुनो, इसके बेसिक्स हमने शुरू किए थे, नोट्स लिखने शुरू किए थे। आज मैं नोट्स आगे क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि जुमे वाले दिन हम पास पेपर करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जुमे वाले दिन सारे बच्चे तो होते नहीं है। ये तो मैं 12 ईयर से मैं असास में पढ़ा रहा हूँ, और ये तो 12 साल में कभी नहीं हुआ कि जुमे वाले दिन आधे से ज्यादा बच्चे आ जाएं, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तो जुमे वाले दिन हम क्या करेंगे, पास पेपर, ठीक है। और मंडे वाले दिन हम क्या करेंगे, टेस्ट। और बाकी दिनों पे हम लिखेंगे नोट्स। इस मंडे वाले दिन अगर कोई टेस्ट होगा तो टेस्ट कर लेंगे, वरना नोट्स लिखेंगे फोर्सेस के, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करो बेटा। मंडे वाले दिन हमने फोर्स को ना बहुत डिटेल में फिर उसके नोट्स लिखने हैं। सर तो टेस्ट नहीं होगा। वो डिपेंड करता है, अगर मुझे लगा तो मैं टेस्ट ले लूंगा, वरना मुझे लगा कि अभी पढ़ाना चाहिए तो पढ़ा दूंगा। हो सकता है मैं आपके मिड टर्म तक कोई टेस्ट ना लूं और पढ़ाने पे फोकस करूं। उसकी वजह, क्योंकि आपके मिड टर्म की तैयारी करवानी है ना। हो सकता है मैं मिड टर्म तक अभी टेस्ट को होल्ड कर लूं, क्योंकि अभी जो हमारा बड़ा प्रेशर है वो तो मिड टर्म का है ना। तो मिड टर्म की तैयारी में कम से कम मैं अगर आपको 9th का सिलेबस या थर्मल तक करा दूं तो वो भी गुड इनफ होगा ना। एक हफ्ते में, एक हफ्ते में अगर हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि असल टारगेट तो मिड टर्म है। मैं ट्राई करूंगा कि मिड टर्म का मैक्सिमम काम हमारा हो जाए। अच्छा, फिगर 1.1 शोज अ बॉल एज इट, हाँ जी बताओ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसकी ना बेटा जल्दी बताएं। सर स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है, दूसरी वेक्टर होती है। हाँ, स्पीड इज अ स्केलर एंड velocity is a vector. Speed is a scalar and velocity is a vector. आगे आ जाएं जी। कैलकुलेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपने चेंज ऑफ वेलोसिटी बतानी है। पहले मुझे बताओ कि अगर ये बैट है तो जब बॉल लगेगी और जब वापस आएगी, जब बॉल लगेगी और जब वापस आएगी तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी या चेंज हो जाएगी? डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक चेंज ऑफ डायरेक्शन है। अगर आप चेंज ऑफ डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे तो यू लूज मार्क्स। सो इफ यू टेक द चेंज ऑफ डायरेक्शन तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होगा। तो देखें, इनिशियल जो वेलोसिटी है जब हिट कर रहा था वो है 25, और खुशबख्त बेटा जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 22। अब समझने वाली बात, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम राइट को लेते हैं पॉजिटिव तो लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव। डायरेक्शन का साइन यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है। तो उस हिसाब से चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेल्टा वी। डेल्टा वी हो जाएगा वी माइनस यू। वी की जगह पे आ जाएगा -22 और u की जगह पे आ जाएगा +25। तो ये हो जाएगा -47 मीटर पर सेकेंड। उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे 47, और यूनिट क्या लिखेंगे इसका? मीटर पर सेकेंड। पर सेकंड। इसमें ये समझ आ गई? आ गई समझ? गुड हो गया, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, v माइनस यू है। चेंज का बेटा, चेंज का। हाँ, वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप साइन कन्वेंशन उलट कर दें, आप कहें लेफ्ट को पॉजिटिव लेते हैं, राइट को नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा भी नहीं। एक बात तो, राइट लेफ्ट का साइन क्वेश्चन में गिवन है या आपने खुद लिया है? राइट लेफ्ट का साइन क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है ना, किसने लिया? आपने खुद लिया है। जो साइन आप लेते हैं एज अ कन्वेंशन, आंसर में वो नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर आप अपने कन्वेंशन को उलट कर दो फिर आंसर क्या हो जाएगा? फर्ज करें अगर मैं कह दूं, देखो जरा, ये करते हैं ना, देखो जरा, अगर मैं कहूं राइट को लेते हैं नेगेटिव और लेफ्ट को पॉजिटिव, तब भी ये ठीक होगा। तो अगर हम राइट को ले लें नेगेटिव और लेफ्ट को पॉजिटिव, ये देखो बेटा आपके सवाल का जवाब। अगर मैं ये दोनों साइन उलट कर दूं तब भी ये करेक्ट है, बिकॉज साइन एक्सपेरिमेंटर या स्टूडेंट डिसाइड कर रहे हैं, कन्वेंशन आप डिसाइड कर रहे हैं ना। जब कन्वेंशन आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, तो ये देखो अगर कोई बंदा 22 को ले ले पॉजिटिव, असल में पॉजिटिव और नेगेटिव ना अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? राइट और लेफ्ट में से कोई एक पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव। अगर आप कहते हैं हमने राइट को लेना है नेगेटिव, तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट में से बेटा, राइट और लेफ्ट में से कोई पक्का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। अगर राइट पॉजिटिव, समझ आ रही है बात, तो लेफ्ट नेगेटिव। लेकिन अगर कोई बंदा कहे नहीं मैंने राइट को नेगेटिव लेना है, वो भी ठीक है। अगर राइट को नेगेटिव लोगे लेफ्ट क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव, उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, +47 या -47? +47। तो आंसर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने राइट और लेफ्ट में से किसको लिया है पॉजिटिव और किसको लिया है नेगेटिव। अगर आप राइट को लेते हैं नेगेटिव तो आपका चेंज पॉजिटिव आ रहा है, और अगर आप राइट को लेते हैं पॉजिटिव तो चेंज आ रहा है नेगेटिव। तो जो साइन आपके कन्वेंशन पे डिपेंड करता है वो साइन आंसर में नहीं लिखते। मुझे बताओ ये बिल्ट इन साइन है या आपके कन्वेंशन पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, समझ आ गई बात, कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? तो फिर 47 जो है उसको हम एज अ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि साइन तो आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। जो चीज क्वेश्चन में दी हुई होती है वो कंपलसरी होती है, जो आप खुद डिसाइड करते हैं वो कंपलसरी नहीं होती। वैसे भी वेक्टर्स के आंसर में यू कैन इग्नोर द साइंस, ये बात साथ लिखनी है तो लिख लो। वेक्टर्स के आंसर में आप कोई वेक्टर जब फाइंड करते हैं तो वेक्टर का साइन ना भी लिखो तो इट्स ऑल राइट। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके साइंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ ना? किसका साइन इग्नोर कर सकते हैं, वेक्टर का। ठीक है, भागो आप हैं, क्या मतलब?